हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए आज से हम लोग पेपर 2 के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने सीडीपी की सीरीज स्टार्ट किया था, तो सीडीपी वाली सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी और आज से साइंस की सीरीज हमारी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें से इस सीरीज़ में जितने भी 2011 से 2024 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे उनकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और इन सभी की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी सीटेट साइंस पेपर 2 के नाम से। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और उनको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच उसमें 10 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगा? गिरी, पालक, धान या फिर मक्खन। तो बात की जो किसी व्यक्ति में जैसे थकान वगैरह जो होती है तो वह होती है किसके कारण? आयरन की कमी के कारण। तो इनमें से आयरन किस में मौजूद है? तो वह मौजूद है पालक में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि उसे पालक लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने खाने में पालक को शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षाम का अच्छा स्रोत होते हैं। बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि सेलुलोज युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं मानवों के लिए रुक्षाम का अच्छा स्रोत होते हैं। कारण बताया गया है R1 इसमें से, पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। और कारण R2 बताया गया है, सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज को रेशों में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना ए सही है और R1 ए की सही व्याख्या करता है, ए सही है और R2 ए की सही व्याख्या करता है। ए गलत है और R1 सही है, ए गलत है और R2 सही है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन कथन इनमें से सही दिया गया है। तो जैसे कि कथन है, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षाम का अच्छा स्रोत है। और R1 में बताया गया कि पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो कारण R1 दिया गया ये भी सही दिया गया है और ये जो है कथन ए की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है और R1 ए की सही व्याख्या करता है। अब देखो यहाँ पे जैसा कि व्याख्या में बताया गया है, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षाम का अच्छा स्रोत है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। कारण R1 भी सही दिया गया है और यह व्याख्या करता है ए की। अब बात की जाए, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है लेकिन यह मानव आहार में फाइबर के रूप में महत्वपूर्ण है। किसके रूप में? फाइबर के रूप में महत्वपूर्ण है। फाइबर मानव पाचन तंत्र की सहायता करता है तथा भोजन को आंत के माध्यम से आगे बढ़ाने और कचरे या मल को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इसलिए जो है सेलुलोज हमारा जो है इसमें से फाइबर के रूप में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? तो ग्लूटेन नामक घटक पाया जाता है गेहूं में। किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। अब जैसे कि बताया गया है, ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो कि शर्करा के स्रोतों जैसे कि गेहूं और जौ जैसे अनाजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटेन गेहूं और जौ जैसे अनाजों के आटे को चिपचिपा बनाता है। जो लोग सीलिएक नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं उनको ग्लूटेन के कारण एलर्जी होती है। ग्लूटेन छोटी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना। जैसे कि कौन सी बीमारी? सीलिएक बीमारी अगर किसी को है तो जो ग्लूटेन नामक जो पदार्थ होता है उससे उनको एलर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट इनमें से पाया जाएगा मक्का में सबसे ज़्यादा। मटर, सोयाबीन और बादाम ये सब क्या है? ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे फल सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। कारण बताया गया है, इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे जो फल और सब्जियां होती हैं इनको खाने से पहले
खाने से पहले छीलना आवश्यक होता है। सेब को कोई नहीं छील कर खाता होगा, ज़्यादा लोग ऐसे ही खाते होंगे टमाटर वगैरह को। तो ये जो ए ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है। और कारण जो आर है, इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, ये सही दिया गया है। तो ए गलत है और आर सही यहाँ पे। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना नहीं चाहिए। संभवतः छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को खाया जाता है तो उनके कुछ विटामिन और खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं। उपयुक्त फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की जो है रुच्छांव की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, जो हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। भिंडी एक सब्जी अतः वह फल नहीं हो सकती। भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। तो यहाँ जो सही कथन हो जाएगा तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। अब यहाँ पे जैसे कि व्याख्या में बताया गया है, किसी पौधे से प्राप्त खाने योग्य भाग की वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अब जैसे कि बताया गया, किसी पौधे से प्राप्त खाने योग्य भाग वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है के आधार पर उसे फल अथवा सब्जी में विभाजित किया जाता है। फल सदैव पौधे के पुष्प से विकसित होते हैं। फल क्या होते हैं? सदैव पौधों के जो है पुष्प से विकसित होते हैं एवं इसमें बीज पाए जाते हैं। अतः भिंडी एक फल है, जबकि पालक, आलू, मूली, गाजर व अदरक आदि सब्जियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये पौधों के अन्य भागों जैसे जड़, तना एवं पत्तियों आदि से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा आपेक्षिक पोषक की पहचान कीजिए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, जिंक या फिर जस्ता, लौह, मैग्नीज। तो यहाँ पे बात की जाए कि मतलब जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है जो पौधों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो हो जाएंगे जिंक, जस्ता, लौह, मैग्नीज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व हैं जो कि पादपों की वृद्धि और विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। पादपों की वृद्धि और विकास के लिए 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? बोरान, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। 7 जो सूक्ष्म तत्व जो है ये आपको याद रखने हैं। और जैसे कि बताया कि उपयुक्त समुच्चयों में से स्पष्ट है कि जिंक, लौह, आयरन और मैग्नीज पादपों द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए अब यहाँ पे क्या आवश्यक होता है हमें भरना है। एक अत्यावश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम की ओर हैं, यहाँ पे डैश में फिर बनना की ओर है, यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ है। इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत है। आयरन रतौंधी मसूर, आयरन स्कर्वी मक्खन, कैल्शियम सुरता डेयरी उत्पाद, मैग्नीशियम सुखंडी चीनी। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है? तो देखते हैं यहाँ पे, हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम से हमारी हड्डी वगैरह मजबूत होती हैं। हम एक बढ़ते हुए जोखिम, और अगर कैल्शियम की कमी होती है तो क्या होता है? अस्त सुस्थिरता की ओर है। और यदि हम पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ है, क्या कैल्शियम जो प्राप्त नहीं हुआ, तो हम अस्त सुस्थिरता की ओर हैं। और यह जो ज़्यादा है तर किससे मिलता है? डेयरी उत्पाद से मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि बताया गया है, हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम एक अत्यावश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम अस्त सुस्थिरता की ओर हैं यदि हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, क्या कैल्शियम प्राप्त नहीं हुआ है। कैल्शियम खनिज का एक समृद्ध स्रोत डेयरी उत्पाद है, तो इसलिए यहाँ पे कैल्शियम अस्त सुस्थिरता और डेयरी उत्पाद भरा जाएगा। अब यहाँ पे यक्ष एक विटामिन है, हमें इनमें से कोई एक विटामिन यहाँ पे भरना है। यक्ष एक विटामिन है
जो वायु के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो कौन सा जो विटामिन है जो मतलब और किसके लिए अवशोषण करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट दिया गया कि विटामिन जो है सी एक विटामिन है जो वायु मतलब आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। तो सी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी और आयरन यहाँ पे भरा जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है विटामिन सी एक विटामिन है जो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका प्रमुख स्रोत खट्टे फल, नींबू, संतरे, आंवला, अंकुरित दालें आदि हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किस वस्तु की अंतर्ग्रहण में वृद्धि उसके लिए सहायक होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला की, क्योंकि आंवला जो है विटामिन सी के लिए प्रचुर मात्रा में होता है और जैसे कि दांतों से खून निकलना वगैरह ये सब विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिन का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है? जैसे कि विटामिन ए है, तो विटामिन ए का कार्य क्या होता है? तो विटामिन ए का कार्य होता है हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो आप इसको सेकंड से मैच कर देंगे। विटामिन सी कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के लिए उपयोग में शरीर की मदद करता है। और विटामिन बी जो होता है शरीर की कोशिकाओं के लिए उपयुक्त कार्य करता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। और विटामिन बी में जैसे कई पार्ट होते हैं, बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, बी2 का राइबोफ्लोविन, बी7 बायोटीन और बी12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं और उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वसा में घुलनशील विटामिन किसके लिए? अच्छी त्वचा के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। वैसे तो वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो आपको इसको डेका से याद रखना है, डेका या फिर इसको ही कीड़ा से याद रखना है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ए, ये क्या वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है अच्छी त्वचा के लिए कौन सा जो विटामिन है वसा में घुलनशील जो है, तो वह विटामिन ए। अब जैसे कि बताया गया है अच्छी त्वचा तथा स्वस्थ आंखों के लिए वसा में घुलनशील विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल होता है जो वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का पादप के कैरोटीन रंजक से संश्लेषण होता है, जबकि जंतु के यकृत एवं आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में संचित रहता है। विटामिन ए दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछलियों का तेल आदि से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से कार्निया आदि में कोशिकाएं सूखने लगती हैं और सल्की भवन या फिर केराटिनाइजेशन हो जाता है। कार्निया के सल्की भवन को जिरेप्टोलीमिया कहते हैं, जिरेप्टोलीमिया कहते हैं। तो ये सब आपको पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद है यक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है, मतलब वसा में घुलनशील है तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन की प्रचुरता है। यक्स और वाई को पहचानिए। तो कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक होता है? तो वह होता है विटामिन ए। और किसमें पाया जाता है? जो पीले फल वगैरह होते हैं उसमें से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विटामिन ए और पीले फल। अगला क्वेश्चन है, जो विटामिन उपचायक रोधी है वह कौन से हैं? तो वह होते हैं विटामिन ए, सी, ई। विटामिन ए, सी, ई। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है जो विटामिन उपचायक रोधी भी है वे विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई हैं। विटामिन ए, सी और ई में उपचायक रोधी तत्व हैं। ये प्रभावशाली प्रति उपचायक हैं। विटामिन ए, सी और ई में एंटीऑक्सीडेंट यानी उपचायक तत्व का गुण पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो अभी हमने बताया था कि ए, डी, ई के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए, डी और ई।
अब देखो जैसे यहाँ पे बताया गया है जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है तथा जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी है। विटामिन का नाम बताया गया, इधर रासायनिक नाम बताया गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए टोकोफेरॉल, विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। विटामिन हमारे शरीर को जो है रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। तो वह विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के जो है इनकी जो है बहुत कम मात्रा में हमको आवश्यकता होती है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है विटामिन ए डी ई के हमारे यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। पाचन के दौरान स्रावित पित्त इन्हें अवशोषित करने के लिए आवश्यक है ताकि शरीर इनका उपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त विटामिन 12 का भी भंडारण यकृत में होता है और विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी। उच्च प्रोटीन आहार से बचें, भोजन में नमक की अधिक मात्रा से बचें, उच्च वसा युक्त आहार से बचें, पत्तियों वाली हरी साग सब्जियों से बचें। तो इसका आंसर हो जाएगा उसे उच्च वसा युक्त आहार से बचना चाहिए अगर उसका जो है पित्ताशय निकाल दिया गया है। अब देखो जैसे कि बताया गया है किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया है, उसे उच्च वसा युक्त आहार लेने से बचना चाहिए क्योंकि पित्त रस का जो पित्त रस है यकृत निर्मित करता है, मतलब यकृत में स्रावित होता है पित्त रस, जिसे पित्ताशय में एक और संग्रहित किया जाता है। पित्ताशय में क्या किया जाता है, एक और संग्रहित किया जाता है। पित्त रस की मुख्य भूमिका वसा को छोटी बूंदों में तोड़ना है। क्या है, वसा को छोटी बूंदों में तोड़ना है। पित्ताशय वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जब पित्ताशय ही नहीं रहेगा तो वसा का जो है पाचन नहीं हो पाएगा, इसलिए उस मरीज को उच्च वसा युक्त भोजन से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे कि बताया गया है संतुलित आहार में वसा और कार्बोहाइड्रेट अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहे जाते हैं। संतुलित आहार से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 50 से 60% भाग कार्बोहाइड्रेट से और 20 से 30% भाग वसा तथा 10 से 15 भाग प्रोटीन से एवं शेष अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। तो वह होता है विटामिन सी। कौन है, विटामिन सी। अब इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जो है एग्जाम होता है उसमें से 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं। तो पेडागोजी वाला पार्ट हम लोग अलग से स्टार्ट करेंगे।